हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सर्दियां खत्म हो चुकी है, लद्दाख का सीजन आने वाला है, गर्मियां शुरू होने वाली है और आप लद्दाख जाने वाले हैं। बहुत से लोग होंगे जो बुलेट खरीद के बैठे होंगे या जिनके पास पहले से होगी, उन्होंने सोच रखा होगा कि इस बार तो लद्दाख एक्सपीडिशन करना ही है, चाहे जो हो जाए। ऐसे देखा जाए तो लद्दाख एक्सपीडिशन इंडिया के हर एक यंग लड़के का सपना होता है। कुछ उस सपने को जी पाते हैं, कुछ उसको नहीं जी पाते हैं। मैं खुद लद्दाख 2 बार जा चुका हूं, तो मैं आपके सामने हाजिर हूं ये वीडियो लेके। बहुत से लोगों का सपना होगा लद्दाख को एक्सपीडिशन करने का, बट सबको पता नहीं होता है कि लद्दाख है क्या चीज, किस जगह पे आता है, वहाँ पे पहुंचा कैसे जाए, रूट्स प्लान क्या होने चाहिए, आइटनरी क्या होगी, वहाँ रहने और खाने के क्या ऑप्शन मिल जाएंगे, पेट्रोल आपको कहाँ कहाँ अवेलेबल हो जाएगा, रोड कंडीशंस क्या है, आपका बजट कितना होना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे अगर आप भी लद्दाख का प्लान कर रहे हैं। तो कौन सी गाड़ी लेके आप वहाँ पे जा सकते हैं, आपके पास जो गाड़ी है वो वहाँ पे चल पाएगी या नहीं, ऐसे कई सारे सवाल है जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो आपने क्लिक किया है एकदम सही वीडियो। मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं क्यों दे पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद लद्दाख 2 बार एक्सपीडिशन कर चुका हूँ, लगभग जगह मैं कवर कर चुका हूँ लद्दाख की। तो मुझे एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि मैं फर्स्ट टाइमर को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट टाइमर क्या, जो जितनी भी बार जा रहा है, अगर आप दूसरी बार भी जा रहे हैं तो मैं दूसरी बार कर चुका हूँ, तो मैं आपको अच्छे से वो बता पाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लद्दाख है क्या चीज। लद्दाख कोई स्टेट है, कोई जगह है, क्या है एक्चुअल में। लद्दाख लेह लद्दाख दोनों साथ में बोला जाता है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। पहले ये JNK का एक पार्ट हुआ करता था, बट अब इसको अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। उसका जो हेडक्वार्टर सिटी है, हेडक्वार्टर टाउन बोल सकते हैं, हेडक्वार्टर शहर बोल सकते हैं, वो है लेह। तो अगर आपको लद्दाख एक्सपीडिशन करना है तो आपका मेन टारगेट रहेगा लेह तक पहुंचने का। जो लेह जो है वो हिमालय रेंजेस की पहाड़ियों की गोदी में बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। अब बात कर लेते हैं रूट्स की, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की। सबसे पहले अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, बाय ट्रेन की बात करें तो आप सिर्फ जम्मू तक पहुंच पाएंगे बाय ट्रेन। तो बाय ट्रेन आप अवॉइड ही करें, ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा है बाय एयर। अगर बाय एयर आप जाते हैं तो लेह सीधा आप लैंड कर सकते हैं। मेजर सिटीज से लेह के लिए आपको फ्लाइट अवेलेबल हो जाएगी, तो आप सीधा लेह में लैंड कर सकते हैं। दूसरा और सबसे फेमस जो तरीका है वो है बाय रोड, या बाइक से जाओ, कार से जाओ, आपकी मर्जी है। अगर बाय रोड आपको ले जाना है ना, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप बाय बाइक ही जाएं। अगर रूट्स की बात करें तो अगर दिल्ली को हेडक्वार्टर माने, जहां से हमें शुरू करना है, बेस कैंप माने, तो उसके 2 रास्ते हो सकते हैं। एक तो आप वाया जम्मू, श्रीनगर, कारगिल होके लेह पहुंचे। दूसरा है आप मनाली, सरचू, पांग ऐसे होते हुए आप लेह पहुंचे। मेरा जो पर्सनल फेवरेट रूट है, मैं जो सर्किट करना चाहता हूँ या किया जो भी व्हाटएवर, और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको मैं यही राय दूंगा कि आप श्रीनगर की साइड से शुरू कीजिए। श्रीनगर कारगिल होते हुए आप लेह पहुंचिए, वापस आते टाइम आप सरचू और मनाली होते हुए वापस आ जाइए। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप श्रीनगर की साइड से जाते हैं तो जो एल्टीट्यूड है वो धीरे धीरे गेन होता है, तो उससे क्या है कि आपकी बॉडी उन माउंटेन्स के हिसाब से एक्लाइमेटाइज होती रहती है। और अगर आप मनाली साइड से जाते हैं तो वहाँ पे एकदम से जो एल्टीट्यूड है वो आ जाता है, बढ़ जाता है, तो आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलता है, एक्लाइमेटाइज हो ही नहीं पाती है, तो आप एक्यूट माउंटेन सिकनेस का शिकार भी हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डे वाइज आइटनरी की, कि आपको किस किस दिन कहाँ कहाँ पहुंचना है, एक दिन में कितना कितना आपको कवर करना है, नाइट स्टे आपको कहाँ करना है, आपको कितने दिन की जरूरत पड़ेगी, ये सब बात अब कर लेते हैं। इसमें आपको डे वाइज आइटनरी पता चल जाएगी आपको कैसे क्या करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप श्रीनगर वाली साइड से जाएंगे, जम्मू वाली साइड से जाएंगे, तो हम आइटनरी भी उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे। बात कर लेते हैं डे 1 की। डे 1 आप दिल्ली से निकलेंगे और पठानकोट या जम्मू, जहाँ तक भी आपको फिजिबल लगे, जहाँ तक भी आप आराम से पहुंच जाए, आपको पहुंच जाना है। और मैं ये मान रहा हूँ कि आप जम्मू तक पहुंच जाएंगे। अराउंड 600 किलोमीटर का पड़ेगा, आप इजीली पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत आपको कहीं होने नहीं वाली। जम्मू पहुंच के आपको नाइट स्टे आपको जम्मू में करना है। अब बात कर लेते हैं डे 2 की। डे 2 में आपको जम्मू से निकलकर पहुंचना है आपको श्रीनगर। ये अराउंड 250 किलोमीटर की जर्नी होगी और माउंटेन्स की अच्छे से शुरुआत हो चुकी होगी, तो आपको पूरा माउंटेन्स में ही कवर करना है। तो आप आराम से शाम होते होते श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे। श्रीनगर में भी आपको रहने खाने के अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको होम स्टेज मिल जाएंगे, तो आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। आप किसी होटल में, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप होटल में भी स्टे कर सकते हैं, और भी ज्यादा अच्छा बजट है तो आप शिकारा में भी स्टे कर सकते हैं। अगर आपके पास दिन ज्यादा है तो आप 3rd डे भी श्रीनगर में स्पेंड कर सकते हैं, आप श्रीनगर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। श्रीनगर में भी घूमने की बहुत सारी जगह है, शंकराचार्य टेम्पल हो गया, मुगल गार्डन हो गया, डल लेक हो गई, और भी बहुत सारी जगह है जो आप श्रीनगर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आ रहे हैं और फ्यूचर में आपको कभी आना वापस नहीं होगा, तो आप एक्स्ट्रा टाइम लेके आइए और एक दिन आप श्रीनगर में भी स्टे कीजिए।
और थर्ड नाइट भी आप श्रीनगर में गुजारिए। अब बात करते हैं डे 4 की। डे 4 में आपको श्रीनगर से निकल के पहुंचना है कारगिल। लोग श्रीनगर से सीधा लेह भी ट्राई करते हैं, बट वो प्रो राइडर्स होते हैं या फिर जिनके पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी होती है, वो ट्राई करते हैं। आपको इतना ट्राई नहीं करना है। आप फर्स्ट टाइमर हैं तो फर्स्ट टाइमर की तरह बिहेव कीजिए, आराम से घूमिए फिरिए, जो अट्रैक्शन है उनका मजा लीजिए। तो आप पहुंचना है आपको कारगिल, जो अराउंड श्रीनगर से कारगिल अराउंड 200 किलोमीटर की जर्नी होगी। बहुत अच्छी अच्छी अट्रैक्शंस आएंगे आपको श्रीनगर से निकलते ही थोड़ा सा आगे चलते ही सीधे मिलेगा सोनमर्ग वैली, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। सोनमर्ग एक्सप्लोर कीजिए थोड़ी देर, फिर सोनमर्ग से निकल के आप पहुंच जाएंगे वन ऑफ द डेंजरस पास जोजिल्ला। वो एक टाइम पे बहुत डेंजरस पास हुआ करता था। तो आप जोजिल्ला देखते हुए जाइए, उसके एडवेंचर को फील कीजिए, वो थ्रिल महसूस कीजिए। जोजिल्ला क्रॉस करते ही आप पहुंच जाएंगे 0 पॉइंट, जहाँ पे आपको स्नो मिल जाएगी। तो आप स्नो में थोड़ी देर खेलिए, कूदिए, मजे कीजिए। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे आप कारगिल पहुंच जाइए। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मजेदार है और बहुत ही एडवेंचरस है। तो आपको आराम से जाना है, मजे करते हुए जाना है। आप लगभग 8 से 10 घंटे में मजे करते हुए कारगिल पहुंच जाएंगे, जहां जाके आपको 4th नाइट कारगिल में स्टे करना है। 5th डे आपको कारगिल से निकलकर पहुंचना है लेह। बहुत ही शानदार रास्ता है, 200 से 220-230 किलोमीटर की जर्नी है। आराम से आप 8 से 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। बीच में जो सीनिक ब्यूटी की बात करूं, सबसे अच्छा लामायरू आएगा, जो इंडिया का मूनलैंड कहलाता है। इसके बाद आपको आएगा मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहब गुरुद्वारा, मोरे प्लेन्स और निम्मू कॉन्फ्लुएंस, जहाँ पे जंस्कार और इंडस रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है। वो बहुत सारे अट्रैक्शंस आएंगे। तो आपको हर जगह रुकते हुए जाना है, हर जगह को एक्सप्लोर करते हुए जाना है और आराम से आप 8 से 10 घंटे में लेह पहुंच जाएंगे। लेह पहुंचते ही आपको अपने रहने का जुगाड़ करना है। मैं तो यही कहूंगा कि आप होटल के भरोसे मत रहिए, होम स्टे का जुगाड़ कीजिए। होम स्टे आपको सस्ते भी पड़ जाएंगे और अच्छे भी मिल जाएंगे। आपको घर जैसी हॉस्पिटलिटी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। बहुत अच्छे लोग हैं, आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। वहाँ पहुंच के फ्रेश हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि अगर थके ज्यादा नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि इवनिंग में आप आराम से लेह मार्केट घूम के आ जाइए। मॉल रोड, जो पहाड़ों में मॉल रोड कहा जाता है, मॉल रोड घूम के आ जाइए, मजे करके आ जाइए। आराम से आके आप रेस्ट कीजिए। नेक्स्ट डे मैं आपको यही कहूंगा कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको थोड़ा रेस्ट करना है और आसपास की जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे वॉर मेमोरियल हो गया, या फिर जो फोर्ट है वो हो गया, 1-2 मोनेस्ट्रीज हो गई, शांति स्तूपा हो गया। ये सारी जगह आप उस दिन एक्सप्लोर कीजिए। आप कहीं मत जाइए, बॉडी को एक्लाइमेटाइज होने दीजिए। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको अच्छा खासा टाइम लेके आना है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर आप एक्लाइमेटाइज नहीं होते हैं तो आपको हारदुंगला या फिर चांगला जहाँ जाने के बाद आपको दिक्कत हो सकती है। हमारे साथी को दिक्कत हुई थी, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि आप एक्यूट माउंटेन सिकनेस का शिकार हो सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, अपनी बॉडी को आराम से एक्लाइमेटाइज होने दीजिए। तो आपको 6th डे भी आपको लेह में ही निकालना है और 6th नाइट भी आपको लेह में निकालनी है। अब बात कर लेते हैं 7th डे की। 7th डे को आपको जाना है नुब्रा वैली। लेह से जो नुब्रा वैली की जो डिस्टेंस है वो अराउंड 130-140 किलोमीटर के आसपास ही है, ज्यादा नहीं है। बट इसमें आपको बीच में एक पास क्रॉस करना पड़ेगा, जो एक टाइम पे वर्ल्ड का हाईएस्ट पास हुआ करता था, द माइटी खारदुंगला। जैसे ही आप खारदुंगला क्रॉस करेंगे आप एंटर हो जाएंगे नुब्रा वैली में। और नुब्रा वैली में हमें जो जाना है वो है उंडर विलेज। रास्ते में आपको बिस्किट की मोनेस्ट्रीज आएंगी, सैंड ड्यून्स आएंगे, डबल हम्प वाले कैमल की आप राइड कीजिए, मजे कीजिए। आप बिस्किट की मोनेस्ट्रीज देख सकते हैं, वहाँ पे जो सैंड ड्यून्स हैं उनके मजे ले सकते हैं। आपको नाइट हुंडर में ही स्टे करना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन है तो आप हुंडर से आगे तुर्तुक विलेज जा सकते हैं, जो कभी पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। आप वहां जाके भी नाइट स्टे कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन है तो। अगर नहीं है हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 8th डे की। 8th डे आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होने वाला है इस जर्नी का। 8th डे को आपको नुब्रा वैली से निकल के पहुंचना है पेंगोंग लेक, जो अभी तक भी बहुत ज्यादा एडवेंचरस रोड है, बहुत ज्यादा टूटा फूटा रोड है, बहुत ही ज्यादा ऑफ रोडिंग है। बाकी सारे रोड अच्छे बन चुके हैं, बस वही पेच बचता है अभी फिलहाल जो आपको एडवेंचरस फील करवाएगा। अगर आपको एडवेंचर रियल में फील करना है तो आपको नुब्रा वैली से जाना है पेंगोंग लेक, वो है 8th डे। वो अराउंड 230-240 किलोमीटर की जर्नी होगी, जिसमें आपको आराम से 10 से 12 घंटे लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वो सुबह बहुत जल्दी निकलना है, ताकि जो बर्फ का पानी पिघल के रोडों पे आता है, जो वाटर क्रॉसिंग से आपको मिलती है, वो थोड़ी सी कम मिलेगी तो सही आपको, बट वो जितना जल्दी निकलेंगे वो थोड़ी कम मिलेंगे, नालों जैसी मिलेगी, नदियों जैसी नहीं मिलेगी। पेंगोंग लेक जाना इसलिए जरूरी है कि जैसे 4 धाम यात्रा में आप केदारनाथ
दाम जाना जरूरी ही है, वैसे ही आपको पेंगोंग लेक जाना भी जरूरी है लद्दाख में। लद्दाख में अगर पेंगोंग लेक नहीं गए तो आपने कुछ भी नहीं देखा। आप ऐसे करते शाम होते होते पेंगोंग लेक पहुंच जाएंगे। जैसे ही आपको उसका फर्स्ट व्यू मिलेगा ना, आपकी सारी थकान मिट जाएगी और आपको लगेगा इस व्यू के लिए इतनी तो स्ट्रेच बनता है, इतना तो होना ही चाहिए। तब जाके आपको वैल्यू समझ में आती है कि इस व्यू की क्या वैल्यू है। अब वहाँ अकोमोडेशन की बात करूँ तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप वहाँ कैंप साइट्स में भी रुक सकते हैं। बहुत ज्यादा महंगी होगी, ऑब्वियसली सीजन उनका 6 महीने चलता है तो 6 महीने के लिए बहुत ज्यादा महंगी होती है वो। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप उसमें कैंप साइट्स में रुक सकते हैं। और अगर आपको बजट अलाउ नहीं करता है तो थोड़ा सा आगे जाके मेराक विलेज आएगा। मेराक विलेज में आप होम स्टे ले सकते हैं, वहाँ पे छोटी मोटी 1-2 होटलें भी होंगी, वो भी ट्राई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। तो आपको 8th नाइट पेंगोंग में स्टे करना है। 90 दिन की सुबह उठिए, पेंगोंग के नजारों का आनंद लीजिए। सुबह सुबह उठिए और सनराइज होता हुआ देखिए, उस पानी को देखिए, आपको मजा आ जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये जगह छोड़ के तो जाना ही नहीं है। फिर 9th डे आपको करना है पेंगोंग से वापस ले, जो अराउंड 150-160 किलोमीटर, ये ज्यादा नहीं है। रोड एकदम शानदार बन चुका है। पिछली बार जब हम गए थे तो खराब था रोड में, नो डाउट, तो हमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगा था, बट इस बार रोड बहुत ही शानदार थे, मजा आ गया हमें चलाते हुए। बस बीच में आएगा माइटी चांगला। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो चांगला पे आपको बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, बट आपको ज्यादा नहीं रुकना है। हम भी रुके थे तो हमारा भी सर भी चकराने लग गया। हमें समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं हम, फोटो खींच रहे, वीडियो बना रहे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस ऐसे लग रहा था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से नीचे भागना है। रोड बहुत ही डेंजरस है, तो आपको आराम से चलना है। भागने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम एंड्यूरो राइडर्स की तरह भगा रहे हो। आप एंड्यूरो राइडर नहीं हो, फर्स्ट टाइमर हो, और माउंटेन के खिलाफ कभी नहीं जाना है। माउंटेन्स के अगेंस्ट तो जाना ही नहीं है, वरना वो आपको अपनी औकात दिखा देंगे। और 9th नाइट में आके आपको वापस लेह में स्टे कर लेना है। अब बात करते हैं 10th डे। 10th डे आपका सबसे इमोशनल वाला दिन होने वाला है, क्योंकि आपको उस दिन लेह को वापस गुड बाय कहना पड़ेगा। अब वो दिन आ गया है जब हमें फाइनली लेह को छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्या करें। आपको शुरू करनी है वापस लेह टू मनाली वाली जर्नी। सबसे लंबी जर्नी होने वाली है, सबसे शानदार जर्नी होने वाली है। जो नजारे दिखेंगे ना आपको, बहुत अल्टीमेट लेवल के दिखेंगे। 10th डे आपको लेह से निकल के आपको पहुंचना है सरचू। आप सीधा मनाली ट्राई नहीं कर सकते, आपको करना भी नहीं है। अगर आप 2-4 बार लेह कर चुके हैं तो आप जरूर ट्राई कीजिए, कोई डाउट नहीं है, वो समझ जाएंगे उनको क्या करना है। बट अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आपको कभी भी ट्राई नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। तो आप सिर्फ सरचू तक जाइए, बीच में आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह मिलेगी। तंगलांगला, लाचुंगला, नकीला, ये 2-3 पास आएंगे, गाटा लूप्स आएंगे। वो 21 गाटा लूप्स आपको अगर आप देखोगे ना तो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। वो सबसे एडवेंचरस लूप था, हमारा भी था, हमारी बाइक का ब्रेक वहीं टूटा था, इसलिए वहाँ रिस्क भी नहीं लेना है। अपने आपको पहाड़ों से ज्यादा ऊपर नहीं समझना है। हमने गलती की थी, हमने भुगती थी, आपको नहीं करना है। तो आपको सरचू में पहुंच के नाइट स्टे कर लेना है। 11वें दिन आपको उठना है और आपको जाना है सरचू से मनाली। सरचू से मनाली की जो डिस्टेंस है वो अराउंड 240-250 किलोमीटर पड़ती है और आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। बीच में अगर अट्रैक्शंस की बात करूँ तो सबसे शानदार व्यू जहाँ से माउंटेन्स का मिलता है ना, वो है बारालाचला पास। तो आप बारालाचला पास क्रॉस करेंगे, आप फिर उसके बाद सिस्सू से होके आएंगे। सिस्सू वाटरफॉल देखने को मिलेगा आपको, बहुत ही शानदार वाटरफॉल है, आप जरूर जाके आइए। उसके बाद आपको अटल टनल देखने को मिलेगी, जो हाई एल्टीट्यूड पे इतनी अच्छी टनल बना रखी है। और अगर आप कार से कर रहे हैं तो आप रोहतांग पास होके भी आ सकते हैं, बाइकर्स को अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने बाइकर का नाम नहीं लिया, कार वाले ही जा सकते हैं। तो आपको मनाली में पहुंच के नाइट स्टे कर लेना है, 11वीं नाइट। अब डे 12 की बात कर ले तो मैं ये कहूंगा कि आप 12वां दिन आराम से मनाली में निकालिए, बिल्कुल रिलैक्स निकालिए। आप मॉल रोड घूम लीजिए, आप बंजी जंपिंग कीजिए, रिवर राफ्टिंग कीजिए, जिप लाइन ट्राई कीजिए, हॉट एयर बलून राइड कीजिए, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, मजे कीजिए। 12वां दिन आपने इतनी अच्छी जर्नी कंप्लीट करी है ना, तो उसका जश्न मनाइए, मजे करिए आराम से। 12वां दिन आप मनाली में निकालिए, 5वीं नाइट मनाली में निकालिए, 13वीं नाइट को सुबह जल्दी उठिए और वापस दिल्ली पहुंच जाइए। तो ये थी आपकी आइटनरी, जो आप श्रीनगर से शुरू करेंगे और वापस मनाली आके खत्म करेंगे। इस आइटनरी के लिए आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये जैसे 13 दिन बताए मैंने, तो आपको 15 दिन लेके आने हैं। 2 दिन आपको स्पेयर में लेके आने हैं, क्योंकि माउंटेन से कोई भरोसा नहीं है, कब रास्ते बंद हो जाए, कब क्या हो जाए आपके साथ, कुछ कह नहीं सकते। किसी भी तरह का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी स्नोफॉल हो सकता है, कभी भी पहाड़ सरक सकते हैं, कभी भी रास्ता बंद हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। 2 दिन आपको स्पेयर में लेके आने ही है। जो और ज्यादा दूर से आ रहे हैं तो उनको 3 या 4 दिन स्पेयर में लेके आने चाहिए, मैं ये कहूंगा। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड आर 15 डेज फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली। आपको 15 दिन की छुट्टियों के लिए मना नहीं पड़ेगा अपने बॉस को, या तो बोल दीजिए मैं आ रहा हूँ, जो होगा देखी जाएगी। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो होगी वो फिर देखी नहीं जाएगी। अब बात करें फूड एंड अकोमोडेशन की। सबसे पहले अकोमोडेशन की बात करें तो मैंने जो आइटनरी बताई है, आप उसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कि एकदम सीजन के हिसाब से परफेक्ट आइटनरी है। जहाँ जहाँ आपको रुकने का बताया, वहाँ आपको सीजन में सारी
व्यवस्थाएं मिलेंगी। आपको श्रीनगर में तो वैसे ही महंगी होटलें मिल जाएंगी, कारगिल में बहुत अच्छी होटलें मिल जाएंगी, लेह में आपके बजट जितना अलाउ करता है उतनी होटलें मिल जाएगी, नुब्रा वैली में आपको अच्छी सी जगह मिल जाएंगी, पेंगोंग लेक में मिल जाएगी, सरचू में मिल जाएगी, मनाली तो ऑब्वियसली टूरिस्ट हब ही है, तो आपको रहने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। खाने पीने की बात करें तो जो पहाड़ी खाना है वो जो पहाड़ों में चलता है, जैसे मैगी, अंडे, ऑमलेट, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ऐसे नहीं कि आप नुब्रा वैली में जाके 5 ही पकवान का वो कर रहे हो तो वो नहीं मिलने वाला। आपको लोकल फूड मिल जाएगा, आपको मैगी वेगी ये मिल जाएगी, आपको पराठे मिल जाएंगे, आपको चावल मिल जाएगी, आपको रोटी मिल जाएगी, सब्जी मिल जाएगी। आराम से खाने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको हर जगह खाना मिल जाएगा। अब रोड कंडीशंस की बात करें तो जब हम पहली बार गए थे ना लद्दाख, तब तो रोड की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, बट इस बार हर जगह मतलब हर जगह रोड बहुत ही शानदार बन चुकी है। पिछली बार तो जैसे हम लेह से पेंगोंग भी गए थे वो रास्ता बहुत ही बेकार था, बट इस बार जो रास्ता था ना मक्खन था, एकदम मजेदार। अभी जो सिर्फ पेच जो बचता है वो नुब्रा वैली से जो पेंगोंग वाला रास्ता है वो एडवेंचरस बचा है। ठीक है, पहाड़ों में जा रहे हैं वो एडवेंचर तो फील होता है, बट जो ऑफ रोडिंग वाला एडवेंचर है ना वो आपको सिर्फ उस रास्ते पे मिलेगा। बाकी अब कहीं भी आपको कोई भी एडवेंचर नहीं मिलता है। थोड़े थोड़े पेचेस तो हर जगह खराब मिल जाएंगे, जैसे पानी जा रहा होगा, वाटर क्रॉसिंग्स होगी, वो तो हर जगह मिल जाएंगी, बट जो रियल में जो ऑफ रोडिंग होती है ना वो लगभग खत्म ही हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि लेह के लिए कोई परमिट की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ जी, लेह में पहले परमिट चलता था, अब वो ग्रीन टैक्स बोल लो, लोग उसको अभी भी परमिट ही बोलते हैं। इनर लाइन एक परमिट चलता है, आपको लेह तक जाने के लिए तो कोई परमिट नहीं चाहिए, बट फिर लेह से आसपास की जो चीजें आप एक्सप्लोर करेंगे ना उसके लिए आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक वो बॉर्डर वाला एरिया है, थोड़ा सेंसिटिव जोन हो जाता है, तो वहाँ पे सारा रिकॉर्ड रहता है कि भाई कौन आया कौन गया, वो सारी चीजें रहती है। परमिट आप आराम से ऑनलाइन भी बना सकते हैं। लेह के डीसी ऑफिस वाली वेबसाइट पे जाइए, आपको सीधे परमिट बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप पे कीजिए और आपको परमिट मिल जाएगा। मैं ये कहूंगा कि आप जिस दिन लेह पहुंचने वाले हैं ना उससे 2 दिन पहले का परमिट निकालिए, क्योंकि वहाँ पे लेह पे आपको 2 दिन का वो एक्लामेटाइजेशन मांगते हैं। अगर आपके पास दिन नहीं है ज्यादा तो आप 2 दिन पहले का वो निकालिए, आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और आप परमिट निकाल सकते हैं। अब बात करें कि आप कौन सी गाड़ी लेके जा सकते हैं, 4 व्हीलर से जा सकते हैं, 2 व्हीलर से जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो पहले लोग ये करते थे कि चाहे ये दिल्ली हो गई, मनाली हो गई या श्रीनगर हो गई, यहाँ से बाइक रेंट करते थे और लेके चले जाते थे, बट अब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गए। जब इस बार हम भी गए थे ना उस दिन तो वो चुनाव वाला दिन था तो हमें ज्यादा दिक्कत आई नहीं, बट ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। आप बाहर की कोई भी गाड़ी रेंटेड नहीं ले जा सकते। अब खुद की गाड़ी है तो आप लेके जाइए, 2 व्हीलर लेके जाइए, 4 व्हीलर लेके जाइए, जैसे भी आप ले जा सकते हैं। बट अगर आपको लेह में आसपास की चीजें घूमनी है तो आपको लेह से गाड़ी रेंट करनी पड़ेगी, वो अलाउ नहीं करेंगे, आप फंस सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप खुद की गाड़ी ले जाइए आराम से। आपके पास अगर स्प्लेंडर भी है ना वो भी लेके जाइए। लोगों को सीडी डिलक्स पे घूमते हुए देखा है, मैंने स्कूटर पे घूमते हुए देखा है, स्कूटी पे घूमते हुए देखा है, पैदल घूमते हुए देखा, बाइक पे घूमते हुए देखा है। तो आप कोई भी बहाना मत बनाइए कि मेरे पास बाइक नहीं है, नहीं जा सकते। आपके पास जो बाइक है आप लेके जाइए, आराम से घूमिए। अब बात करते हैं कि आपको किस मौसम में जाना चाहिए। तो देखो, सबसे अच्छा जो मौसम रहेगा लद्दाख घूमने के लिए वो मई जून से लगा के सितंबर अक्टूबर तक का। फिर उसके बाद बर्फबारी शुरू हो जाती है, पूरा बर्फ से ढक जाता है, तो आप ऐसे इतना आराम से नहीं घूम पाएंगे। बट अब कुछ टाइम से विंटर लद्दाख भी बहुत फेमस हो रहा है। अगर आपको वो करना है तो आप विंटर के टाइम पे भी जा सकते हैं, बर्फ के टाइम पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब रहती है बजट की बात, पैसा कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च होगा, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो ये थी पूरी लद्दाख की जो मैं करके आया हूँ, मैं फेस करके आया हूँ, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कहीं कुछ गलत बता दिया तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो भी ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में जहां मैं आपको बजट की बात बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।